हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में जो नए क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, जो कि बेस्ड हैं किस पे, केस स्टडी बेस्ड हैं, ठीक है ना, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे और एक एक चीज़ बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत आसानी से। तो आप सारे लोग क्वेश्चंस पहले निकाल के रख लीजिए ताकि आपके पास अगर फिगर ड्रॉ होगा तो आप आसानी से चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो पहला है केस स्टडी 1 को मैं करता हूँ, ठीक है ना। केस स्टडी 1 में दे रखा है क्या है, एक सनरूम दे रखा है, ठीक है ना, एक सन रूम दे रखा है। उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, द डायग्राम्स शो द प्लान्स फॉर द सन रूम, इट विल बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ द हाउस, कह रहा वॉल के ऊपर बनाना है इसको। द 4 वॉल्स ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर, है ना, क्लियर ग्लास पैनल वगैरह लगा के अच्छे से बनाया गया। द रूफ इज मेड बाई यूजिंग 4 क्लियर ग्लास पैनल्स, ट्रेपेजियम इन शेप, कह रहा ऑल सेम साइज के हैं सारे, कह रहा 1 टिंटेड ग्लास पैनल है, ठीक है ना, हाफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन शेप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं और फिर हमसे कह रहा है कि इन सारी चीज़ों को, तो देखो एक तो नॉट टू स्केल दे रखा है और एक में स्केल बना के ऊपर में फिगर दिया है और फिर उसके बाद उसकी इमेज बनाई गई है, ठीक है ना, क्लियर है। और उस इमेज का इस सॉलिड को उठा के इस 3D में, इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसको रखा गया और फिर इसको 2D में कन्वर्ट किया गया है। तो नीचे जो फिगर आपको दे रखा है, ठीक है ना, इसमें एक तो आपका फ्रंट व्यू और एक टॉप व्यू है। तो फ्रंट का मतलब सामने से आप देखेंगे और टॉप का मतलब ऊपर से आप देखेंगे। फिगर एक ही है, देखो यहाँ नॉट टू स्केल बना हुआ, इसी फिगर को उठा के जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में रख देंगे तो ऐसा दिखेगा और फिर इसको 3D को आपने 2D में कन्वर्ट किया है। तो 3 फिगर इसीलिए है। पहला फिगर क्या है, नॉट टू स्केल, मतलब जिसमें स्केल डिसाइडेड नहीं है किस तरीके से। दूसरे को उठा के हमने एक्स वाई प्लेन में रख दिया 3D ज्योमेट्री में और फिर उसके बाद इसका हमने 2D में रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना, कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे। तो एक जे पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 6,17 है ना, एंड आई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 9,16, ठीक है। और कह रहा है इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसका इस फिगर से ज़्यादा लेना देना भी नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से इसके मिड पॉइंट को आप बता सकते हो। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मिड पॉइंट ऑफ जे आई, जे एंड आई बराबर ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 और अपॉन में 2। तो देखो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है ना। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी है उसी का केस स्टडी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो 6 प्लस 9 अपॉन 2 पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 17 प्लस 16 और अपॉन 2, ठीक है। इस वाले को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 कितना होता है 15, है ना। तो 15 अपॉन 2 बन जाएगा और दूसरा वाला कितना बन जाएगा 33 अपॉन 2 बन जाएगा। यही इसका ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत आसान लगी होगी, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का अगर इंडिविजुअली में देखें तो इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है इस फिगर से। बस इसमें कि ये है कि जे और आई दो कोऑर्डिनेट्स इसको देख के यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा जे और आई को यूज़ करके क्वेश्चन लगा देना है। तो यहाँ आपको कोई भी दिमाग नहीं यूज़ करना था, आसानी से आपने क्वेश्चंस लगा लिया, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास सैम्पल पेपर या ज़रूर स्क्रीन में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी, ठीक है ना। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज। तो देखो इस फिगर को अगर आप देखोगे, इस फिगर को अगर आप देखोगे तो आपको पी के कोऑर्डिनेट दिखेंगे, ठीक है ना, पी के कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे। और पी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना, इस फिगर को आपको बहुत ध्यान से देखना और पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है ना। तो अगर पी पॉइंट को देखोगे तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देखिए, इसमें गिनिए आप। अगर इस तरीके से अगर इसमें आप गिनेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। और इधर में हो जाएगा कितना
1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये 4,8 है, कितना है 4,8 है, ठीक है ना। अगर ये 4,8 है और आप सबको पता होगा कि इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर बाई एक्सिस से पूछा जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और अगर एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा इसका डिस्टेंस तो भाई सबको ये चीज़ पता होती। देखो जैसे मान लो एक पॉइंट कोई P है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,8, यही तो है। तो देखो ये वाला डिस्टेंस है एक, और एक ये वाला डिस्टेंस है। तो जो x वाला डिस्टेंस है ना ये 4 है, जो y वाला कोऑर्डिनेट है ये 8 है। आपसे पूछ रहा है दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट x एक्सिस। सपोज आपसे कह रहा y एक्सिस से ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस आप बता दीजिए, देख के खुद ही बता देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिगर का काम कितना है, फिगर को देख के आपको कोऑर्डिनेट पहचानने हैं। हो सकता है कि आपके पास जो फिगर हो वो बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन आप विश्वास करिए कि जो पेपर में क्वेश्चन मिलेगा उसमें सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको दिख रही होंगी। तो उस फिगर को देख के आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और पी के कोऑर्डिनेट से आप जो है आराम से डिस्टेंस बता सकते हो कि एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो 4 हो जाएगी, सॉरी वाई एक्सिस से पूछेगा तो 4 हो जाएगी, और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो 8 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, पक्का। चलें अगला करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। ए और एस के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो आपको फिर से वही काम करना है कि जो डायग्राम दे रखा है ना, इस डायग्राम में आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको बहुत गहराई से देखेंगे, ठीक है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट आपको देखे जाएंगे 1,8 एंड जो एस है ना इसके कोऑर्डिनेट दिख जाएंगे 17,8। हो सकता है आपके पास फिगर जो दे रखा है बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा बहुत ज़्यादा विजुअल होगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर देखने होंगे। उस फिगर को देख के आपको एस के और ए के दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का एस हो जाएगा, और इसमें वही फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला हो जाएगा अंडर रूट में कितना 17 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट में 16 स्क्वायर, है ना, और प्लस ये तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो खत्म हो गया और स्क्वायर से इंटू कट जाएगा, तो यहाँ से 16 यूनिट्स आ जाएगी डिस्टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ बस आपका टैलेंट कहाँ यूज़ होना है, आप सिर्फ डायग्राम को देखकर इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, और उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है वही सारा कॉन्सेप्ट लगना है। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि सर ये केस स्टडी क्या है, केस स्टडी क्या है। कुछ भी नहीं है, बस चीज़ें आपको समझनी है। जो आप एग्जाम में क्वेश्चन आप डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस लगाते थे, वहाँ पे क्या कर दिया, एक सिचुएशन डाल दी और एक फिगर डाल दिया, और उस फिगर को देख के आपको कोऑर्डिनेट पहचानना है, और उसके बाद वही काम करना है जो आप करने जानते हैं, ठीक है, पक्का समझ में आ गया। अगला करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3, ठीक है। तो आपको फिर से वही काम करना है कि उस डायग्राम को, जो भी डायग्राम आपको दिया है उस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। देखिए आइए, मान लो एक पॉइंट है हमारे पास ए और दूसरा पॉइंट है आपके पास बी, और कह रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको जो इसको 1:3 में डिवाइड करता हो, 1:3 में डिवाइड करता हो। अब आपको क्या करना है, आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो फिगर को देखोगे तो ए आपको दिखेगा 1,8, ठीक है ना, और बी आपको दिखेगा कितना 5,10। मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपको बहुत आसानी से बता सकें और बहुत बड़ा वीडियो ना बने, इसलिए, ठीक है। आप एक बार फिगर को देखिए और ये फाइंड करने की कोशिश करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे क्या कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो x, y कोऑर्डिनेट ले लो। तो आप सबको पता होगा x1 y1 है अगर ये, और ये अगर x2 और y2 है, ठीक है ना, तो ये रेशियो m1 और m2 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको m1 x2 प्लस
m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 लगा देना है, ये फार्मूला लगा देना है। एंड y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना, m1 y2 है ना, और प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 लगा देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें सारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई नई चीज़ नहीं है। नया क्या है कि आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं डायग्राम को देख के, बस यही टैलेंट आपका है, बाकी सब कुछ सेम है। समझ पा रहे हैं ना आप? आइए तो देखो x1 m1 कितना है आपका, m1 है 1 और x2 5 प्लस m2 3 और x1 कितना 1, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 5 बन जा 5 प्लस 3 बन जा 3 और अपॉन 4, ये हो जाएगा 8 अपॉन 4 और इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अच्छा ऐसे y निकाल दीजिए, तो y कैसे निकलेगा, m1 मीन्स 1 y2 मीन्स यहाँ पे देख के रख दीजिए, तो 10 प्लस m2 कितना m2 3 और इंटू y1 कितना 8 अपॉन में 1 प्लस 3, ठीक है। y इक्वल्स टू आ जाएगा 10, 3 8 जा 24 अपॉन 4, ठीक है। y इक्वल टू 34 अपॉन 2, यहाँ से कट जाएगा 17/2, ठीक है। ये 2 8 जा 16, 8.5 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,8.5। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है, पक्का ना। चलें अगला करें, आ गया ना। चलिए मैं आपको बता चुका हूँ, आपका टैलेंट सिर्फ एक जगह काम आना है, फिगर को देख के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना। बाद बाकी चीज़ें जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है वही सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है, क्लियर है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए ई। अच्छा इसमें 5 क्वेश्चन दे रहे हैं और 5 में से कोई भी 4 आप बता सकते हो, कोई भी 4, जो भी आपको 4 आसान लगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि कम से कम 5 में से 4 ही पूछ रहा है, तो आप एक छोड़ने का भी चांस है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। तो आ जाइए, कह रहा है इफ द पॉइंट P मान लो x, y है, दिस पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, कहाँ से, Q से और S से। कह रहा है Q के कोऑर्डिनेट है 9,8, ये है 17,8, ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो देखो जरा आराम से देखो, इक्वी डिस्टेंट का कंडीशन आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में भी, क्वेश्चन हैं बहुत सारे। तो देखो PQ बराबर PS हो जाएगा, क्योंकि P इक्वी डिस्टेंट है Q और S से। अच्छा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों के बीच में, तो आपको मिल जाएगा x - 9 है ना का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y - 8 का होल स्क्वायर बराबर, इधर में हो जाएगा कितना, अंडर रूट में x - 17 का होल स्क्वायर और प्लस में y - 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग अगर आप कर देंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बोलो आप क्या कहते हो। तो ये हो जाएगा x - 9 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा x - 17 का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा y सॉरी यहाँ पे गलती हो गई ना, यहाँ पे 8 रखना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल सही से रहना पड़ेगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो x स्क्वायर - 9 9 जा 81 और -9 2 जा 18x, इधर में x स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा 289 और माइनस का 17 दूनी 34 34x, x स्क्वायर से फिर x स्क्वायर काट दो, तो ये x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 289 और -81, ठीक है। मैं यहाँ कर दूँ, ठीक है, आ जाइए इसको कर लीजिए, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना बनेगा आपका, यहाँ से ये बन जाएगा, इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो कितना बनेगा 14 में से ये गया तो 6 बचेगा, है ना, और माइनस करना तो सबको ही आता होगा, और यहाँ से शायद 16 बन जाएगा, ठीक है। तो 16x बराबर कितना 8, यहाँ से 8 बचेगा और यहाँ से आपका 0 बचेगा और यहाँ से आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 16 की टेबल में आता है 16 बन जा 16 और 16 3 जा, तो x बराबर कितना 13 आ गया।
तो x माइनस का 13 इक्वल्स टू 0, यही आपका आंसर हो गया। x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, सेकेंड पार्ट इसका आंसर सही है। तो इस तरीके से हमने पहला केस स्टडी 1 हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। केस स्टडी 1 कंप्लीट कर दिया। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई भी पार्ट इसका ना समझ में आया हो, कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको ये चीज़ें फिर से समझा सकें, फिर से बता सकें, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है, मुझे पैसा नहीं मिलता है ना इन सारी चीज़ें पढ़ाने का, बस एक पैसन है और हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ें, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करते रहिए आप लोग, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, किसी भी बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए। हमारी भी मदद करिए, अपनी भी मदद करिए और दूसरों की भी मदद करिए, ठीक है। और दूसरों को आगे बढ़ाने वाले है ना हमेशा खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, ऐसी सोच रखते हैं हम, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। आप अगर विश्वास नहीं करते हो तो आप भी ट्राई करके देखिए, है ना। आप 4 वीडियो बना के देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और आपसे हम मांग क्या रहे हैं, शेयर करते रहिए बस, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा पहचान मिलेगी। अभी मुझे कोई जानता नहीं ज़्यादा। तो आइए दूसरा केस स्टडी 2 करते हैं। केस स्टडी हम लोग 2 करेंगे अब। केस स्टडी 2 में क्या कर रहा है, स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी पर बेस्ड है। स्केल फैक्टर का मतलब होता है रेशियो, और सिमिलरिटी आप अच्छे से जानते हो भाई, साइड का रेशियो स्केल फैक्टर कहलाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और अगर नहीं भी पता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ स्केल फैक्टर का मतलब यहाँ दे भी रखा है, क्या कह रहा है कि a scale drawing of an object is the same shape as the object but the different size। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी का मुझे स्केल लगा के अगर कोई चीज़ बड़ी बनानी है, जैसे एक मैप बनाते हो आप लोग, तो मैप हकीकत में दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मैप में उसको एकदम खट से आप छोटा बना लेते हो, तो स्केल मान के करते हैं हम लोग, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें हैं। तो किसी भी चीज़ को छोटा और लार्ज और मिनिमाइज किया जा सकता है, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सिखाया जाएगा, ठीक है। द स्केल ऑफ ड्राइंग इज अ कंपैरिजन ऑफ लेंथ, ठीक है ना, यूज्ड ऑन द ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स, एंड द स्केल इज ऑल्सो नोन एज रिटन एज द रेशियो। भाई हमने बताया जो रेशियो होता है उसी को स्केल फैक्टर कहते हैं, कुछ भी नया नहीं है। अरे भाई 1:2 लिखा है, इसी को स्केल भी बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। फिर आपको सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन दे रखी है। आप जानते हैं कि 2 फिगर सिमिलर तब कहलाते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको यहाँ कुछ समझाया गया है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत चीज़ें बहुत आसान है। वो आपसे क्या यहाँ 3-4 फिगर बना के क्या समझाना चाह रहा है, वो सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा है कि अगर हम रोटेशन कर दें किसी फिगर का या किसी फिगर को टर्न कर दें तब भी वो सिमिलर बने रहते हैं, ये समझाना चाह रहा है। ऐसे देखो दूसरे में कह रहा है कि फ्लिप कर दें या रिफ्लेक्शन कर दें तो भी वो फिगर सिमिलर बने रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसलेशन कर दें या स्लाइड कर दें, ट्रांसलेशन या स्लाइड का मतलब क्या, खिसका दें इधर उधर, एक फिगर है उसके नीचे उसको खिसका के नीचे ले आए, उसी के जैसा एक फिगर और बना लें, ठीक है ना। तो वो भी दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ सकते हैं। भाई आपके पास एक फोटो है, आप उसको एनलार्ज करना जानते हैं, तब भी वो गिवन फिगर के गिवन फोटो के सिमिलर ही होगा। अगर आप उसको मिनिमाइज कर दोगे तब भी वो गिवन फोटो के सिमिलर होगा, ठीक है। आप उसको शीशे में रिफ्लेक्शन में देखोगे तब भी आपको दिखेगा तो वैसा ही ना। समझ पा रहे हैं ना आप। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि रिफ्लेक्शन से, टर्निंग से, ठीक है ना, फ्लिपिंग से, रोटेशन से, ट्रांसलेशन से, स्लाइडिंग से सिमिलरिटी बरकरार रहती है, सिमिलरिटी बदलती नहीं है, ये समझाना चाह रहा है आपको। इतनी बात समझ में आई। ये आप जब एक बार खुद भी पढ़ेंगे ना तो बहुत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपसे आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है कि एक बोर्ड बनी हुई है, बोर्ड का मॉडल बना हुआ है और कह रहा बोर्ड का मॉडल जो है वो रियल के साथ 1:4 बनाता है। तो देखो 1:4 है ना, ये रियल बोर्ड है इधर और इधर में ये मॉडल है। आराम से समझेंगे हम लोग, हैं भाई। मॉडल पे हमने 1 लिया है तो उसका 4 मतलब 4 सेंटीमीटर को 1 लिया है,
ऐसे समझ लो, बड़ी चीज़ को हमें छोटा करके रिप्रेजेंट करना है, तभी तो स्केलिंग हो पाएगी। अरे भाई भारत का नक्शा बनाते हैं हम लोग, छोटी जगह पे बना लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम इस तरीके से चीज़ें कर लें, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप। तो देखो ध्यान से देखना है। उसके आगे कह रहा है द मॉडल इज 120 मीटर लॉन्ग, ठीक है, हमें लेंथ से कुछ नहीं करना है। कह रहा है द फुल साइज ऑफ द बोर्ड हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर, कह रहा है उसकी जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है। कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। अब देखो हमसे क्या कर रहा है, हमें लेंथ से पूछा ही नहीं, जो लेंथ दे रखी है मॉडल की वो 120 सेंटीमीटर है, लेकिन लेंथ हमसे पूछी नहीं, हमसे ब्रेड्थ पूछी है। तो ब्रेड्थ के लिए क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो कि मॉडल कह रहा है, जो मॉडल है ना, जो बोर्ड है, उस बोर्ड का लेंथ 60 है, तो कह रहा है मॉडल का लेंथ कितना होगा, तो हम कह देंगे x होगा। कितना होगा, x होगा। भाई जब बोर्ड का रियल लेंथ 4 है तो हम मॉडल पे 1 ले रहे हैं। ऐसे ही कह रहा है कि बोर्ड का लेंथ, अगर रियल बोर्ड का लेंथ 60 है तो मॉडल पे कितना लेंगे यार, 8th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अरे भाई स्केलिंग करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो रेशियो पहले 1:4 था, अभी रेशियो कितना है, x/60 है। क्या दिक्कत हुई, 4 से इसको काट दीजिए, 15 आ गया, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 15 मिल जाएगी। बताओ कितना आसान है, समझ पा रहे हैं ना आप। मैंने लेंथ को छोड़ा क्यों, आप बताइए। लेंथ का पूछा नहीं था, हमसे ब्रेड्थ का रेशियो पूछा था, तो हमने ब्रेड्थ को एडजस्ट कर दिया। अगर हमसे लेंथ का पूछता तो मैं लेंथ के रेशियो को इक्वल कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अगला देखो बहुत आसान क्वेश्चन है कि कह रहा व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ 2 पॉलीगन्स। कह रहा 2 पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी को कौन इफेक्ट डालेगा, कौन इफेक्ट करेगा। कह रहा दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, कह रहा हॉरिजॉन्टली उनको फ्लिप किया जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, बिल्कुल सही है, ये इफेक्ट नहीं करेगा। इस केस में अगर हॉरिजॉन्टली अगर आप उनको फ्लिप करोगे, उछालोगे या आगे पीछे ले जाओगे, तो हम पे उसकी सिमिलरिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला आंसर सही नहीं, मतलब पहला वाला इफेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या करा, दे आर डायलेटेड बाय द स्केल फैक्टर। डायलेटेड मतलब उनको बड़ा कर दिया जाता है, डायलेट करने का मतलब एक्सपेंड कर देना, बड़ा कर देना। तो कह रहा है यूजिंग स्केल फैक्टर उनको आप बड़ा कर दीजिए, छोटे से मॉडल को आप बड़ा कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला कह रहा है दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, कह रहा उन्हीं को ट्रांसलेट कर दो, नीचे की तरफ उनको ले आओ, नहीं फर्क पड़ेगा। आगे कह रहा है कि दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आपको भी बताया गया था रिफ्लेक्शन से आपका कोई सिमिलरिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। यहां कह रहा है दे आर नॉट द मिरर इमेज, है ना, सिमिलरिटी में भी मिरर इमेज होती है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन इसका सही है, समझ पा रहे हैं। ये आपको दे रखा है दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, जबकि मिरर इमेज होते हैं, सिमिलरिटी में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है दे आर नॉट, नहीं होते हैं, तो यही गलत कह रहा है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार खुद करेंगे, खुद पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैव द स्केल फैक्टर ए रेशियो बी, कह रहा है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2 ट्राइंगल्स इज ट्रू, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 3:B। गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो अगर इनकी जो लेंथ है ना ट्राइंगल्स का, जो स्केल फैक्टर अगर A:B है, अगर स्केल फैक्टर A:B है तो इनके पैरामीटर का रेशियो भी A:B ही होगा। कितना होगा, A:B ही होगा, ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया। देखो मैं एक एक चीज को आपको बता देता हूं कि अगर इन ट्राइंगल्स का जो रेशियो है वो ये है, ठीक है ना, साइड्स का रेशियो हो सकता है, किसी के स्केलिंग का रेशियो हो सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा, तो पेरीमीटर का भी A:B होगा। वो आपसे कह रहा है कि 3A:B होगा, नहीं गलत कह रहा है। आप दूसरा देखिए, देयर ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो A:B होगा, बिल्कुल सही है, ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी A:B होगा, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में आपसे क्या कह रहा है कि देयर मीडियंस का रेशियो A/2 और A:B होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मीडियन का भी रेशियो A:B ही होगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है उनके एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो A²:B² होगा, बिल्कुल गलत कह रहा है। इनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी A:B ही होगा, सिर्फ एरिया जब निकालते हैं तब स्क्वायर लगता है,
तो अगर एरिया का पूछेगा ना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा ऑप्शन था, ए रेशियो बी वाला सही था। तो यहाँ से आपको घुमा के दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। आपसे ऑल्टीट्यूड का पूछा है, यहाँ पे आपसे मीडियन का पूछ लिया, आपसे एंगल बाइसेक्टर का पूछ लिया, आपसे किस चीज़ का पूछ लिया, आपसे ट्रायंगल का मतलब पेरीमीटर का पूछ लिया, लेकिन एरिया का भी पूछ सकता है आपसे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप आसानी से बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो सिमिलरिटी जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड ये आपका जो चीज़ें हैं वो है। ठीक है, अगला आपको दे रखा है, डी वाला दे रखा है, कह रहा है द शैडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज दिस। कह रहा है एक स्टिक बनाइए जो 5 सेंटीमीटर की है और इसकी शैडो जो है, शैडो 2 सेंटीमीटर की बनती है, ये 2 बनती है। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है एक पेड़ है, ठीक है ना, एक ट्री है जिसका एट द सेम टाइम शैडो इसकी बतानी है। तो इस पेड़ का लेंथ कितना है, 12.5 है। तो इसकी इस वाली लेंथ को बताना है, इस वाले को बताओ। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, अगर आपको थोड़ी भी अकल होगी, है ना, थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है आपसे। तो देखो सेम टाइम की बात कर रहे थे, है ना, ऑल्टीट्यूड एंगल मतलब सन से ऑल्टीट्यूड इक्वल हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 12.5 अपॉन का 5 बराबर में कितना, x अपॉन में 2। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 15, इसका इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सिंपली, तो ये हो जाएगा 12.5 का डबल करोगे तो 25 हो जाएगा, बराबर 5x हो जाएगा। और यहाँ से आप x की वैल्यू 5 आसानी से निकाल पाएंगे, यही इसकी लेंथ हो जाएगी। और आप सही से टिक लगा दीजिए, 4th ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका आखिरी वाला पार्ट भी कर लेते हैं, इसका आखिरी पार्ट भी करते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में है, कह रहा ब्लो यू सी द स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द फॉर्म हाउस रूफ विद द मेजरमेंट्स, और ये सारी चीज़ें आपको दे रखा। द एटिक, है ना, ABCD इज अ मॉडल इन अ स्क्वायर, और कह रहा बीम्स आर द सपोर्टेड, और ये सारी चीज़ें सब कुछ लिखा हुआ है। और कह रहा मॉडल का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, और AF और ये सारे मिड पॉइंट दे रखे हैं आपको। ठीक है ना, ये फिगर दे रखा है, और इसी के बाद इसका यहाँ मॉडल भी बनाया गया है। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF एंड इफ EF इज हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक। देखो आपसे सिंपल, अगर इससे जितनी ज़रूरत है फिगर की उतना ही अगर ड्रॉ करें तो आपसे क्या कर रहा है, देखो जरा आराम से देखना। ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, ये E दे रखा और ये F दे रखा है, ये दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला लेंथ कितना, 12 है, ये सारी लेंथ भी 12 ही 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब कौन नहीं बता पाएगा यार इस EF का लेंथ कितना होगा। आपको एक तो कॉन्सेप्ट है क्या, सिमिलरिटी से आप लगा दो। दूसरा ये भी है कि EF अगर E और F अगर इसके मिड पॉइंट है तो जो EF होता है ना, जो EF होता है ना वो 1/2 BC के बराबर होता है ना। और BC आपका 12 दे रखा है भाई, सारी ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, सारे मतलब ठीक है ना, इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, आप टिक लगा दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सारी चीज़ें दे रखी हैं, अगर लेकिन अगर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला इसमें जो थीम है, जो केस स्टडी 3 है, ठीक है ना, ये चैप्टर 2 से है। तो चैप्टर 2 में है क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, जैसे आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है या लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको याद रखना है क्या कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ग्राफ हमेशा ही पैराबोलिक होते हैं। पैराबोलिक मतलब क्या हुआ, पैराबोलिक का मतलब यू शेप ऐसे बनता है, आपको ध्यान रखना है। देखो ऐसे बनता है, 3 तरीके से बना सकते हो आप। देखो ध्यान से, हो सकता है आपको ओरिजिन से पास हो जाए, ऐसे हो सकता है कि इसको टच करता हुआ चला जाए, हो सकता है इसको छूते हुए चला जाए, हो सकता है इस तरीके से चला जाए। तो ये 3 केसेस ऊपर के लिए बना सकते हो आप। ऐसे ये 3 केसेस आप नीचे के लिए भी बना सकते हो। देखो हो सकता है पैराबोला ऐसा हो जाए, हो सकता है पैराबोला ऐसे टच करके चला है, हो सकता है ये पैराबोला ऊपर से कट करके जाए। एनसीईआरटी में आपने ये भी सीखा कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने जगह कट करता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। ये भी तो पढ़ा है ना आपने। अरे पहली एक्सरसाइज 2.1 को तो याद करो आप।
कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करता है, एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करता है वही उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। तो वही सारी चीजें यूज करनी, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं आता ना, आपको नहीं याद हो रहा है कि पैराबोला क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट आता है ना चैप्टर 2 का, देखो खट से लगाएंगे अभी क्वेश्चन हम लोग, आ जाइए। लेकिन अगर याद हो जाए, अच्छा पैराबोला होता है क्या, आप कहोगे यू शेप होती है, किसकी? कर्व की। कर्व की कैसी शेप? यू। कैसे बनेगा? या तो ऊपर की तरफ यू बनेगा या तो नीचे की तरफ यू बनेगा, या तो ऊपर की तरफ यू बनेगा या तो नीचे की तरफ यू बनेगा, बस दो तरफ यू बनेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। समझ में आएगा इतना? यू बनाना आता है सबको, तुम सबको यू बनाना आता है, ठीक है ना। एक चीज और समझ लो, बहुत अच्छे से समझना ये चीज, जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते थे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो निकालते थे, जो डी निकालते थे, अगर ये डी ग्रेटर देन 0 आया, अगर ये डी ग्रेटर देन 0 आया तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटेगा, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, 2 पॉइंट्स पर टच करेगा ये, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। मतलब जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे, या ऐसे बनेगा, ऐसे। अगर डी ग्रेटर देन 0 आया तो ये आपको सीख लीजिए, ये छोटी सी चीज है। ऐसे ही अगर डी अगर 0 आ गया, डी 0 आने का मतलब रिपीटेड रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। इक्वल रूट होने के लिए क्या बनेगा? इक्वल रूट होने के लिए क्या होगा कि जो कर्व आएगा एक्स एक्सिस को टच करेगा और एक जगह छू के चला जाएगा। अगर नीचे की तरफ बना होगा तो ऐसे बन जाएगा। देखो छोटी चीजें हैं, आसानी समझ में आ जाएंगे। ऐसे जो तीसरी चीज है कि लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 में क्या होगा कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो वहां से कोई भी रियल रूट मिलेगा नहीं। तो जो तीसरा केस आपको याद रखना है, ये चीज थोड़ा नॉलेज है, आप इसको सीख लीजिए। अगर डी लेस देन 0 है तो अगर डी की वैल्यू यार बी स्क्वायर माइनस 4ac जानते हो ना, वही डी है ना। अगर ये लेस देन 0 है तो इस केस में ऐसा फिगर बनेगा, कैसा? ऊपर की तरफ टंगा होगा, मतलब एक्स एक्सिस को छू नहीं रहा होगा, या नीचे की तरफ अगर ड्रॉ किया गया है तो ऐसे छू रहा होगा, एक्स को नहीं छुएगा। तो आपसे ये भी चीज पूछ सकता है कि कब एक्स एक्सिस को टच करता है, कब एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, कब कट करता है, कब सारी चीजें। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि देखो जब 2 रूट होते हैं तो मतलब 2 जगह कट करेगा। जब एक रूट होता है तो एक जगह टच करके निकल जाएगा, और जब नो रूट आएगा, नो रियल रूट आएगा, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस को वो छू नहीं पाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कर्व या एक्स एक्सिस से नीचे होगा, लेकिन एक्स एक्सिस से दूर होगा, टच नहीं कर रहा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आज सीधी सी बात है। पैराबोला कैसा होता है? यू शेप का होता है। कैसा यू बनेगा? या तो ऊपर और या नीचे, साइड में नहीं बनाना है, या तो ऊपर और या तो नीचे। ऊपर बनेगा 3 केस, कौन कौन से? एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा होगा, या एक जगह काट रहा होगा, या एक भी जगह नहीं काट रहा होगा। ऐसे ही बाई एक्सिस को, सुन पा रहे हैं? अगर नीचे की तरफ हमने बनाया है, अगर नीचे की तरफ पैराबोला बनाया है तो एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर सकता है, या छू के निकल जाएगा, या 2 जगह कट करेगा, या एक भी जगह कट नहीं करेगा। और उनकी कंडीशन भी हमने आपको बता दी कि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 जगह कट करेगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो एक जगह टच करेगा, अगर डी लेस देन 0 होगा तो टच ही नहीं करेगा। ठीक है यार, समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूं। कैसा शेप होता है? यू शेप होता है। पैराबोला कैसे दिखता है? यू दिखता है। पैराबोला यू दिखता है, पैराबोला यू, है ना। आज के बाद जब भी पैराबोला याद आए, खट से ऐसे यू कहीं बनाओ, कहीं भी पूरे एक्सिस में कहीं भी, चाहे टांग दो ऊपर, यू बनेगा। लेकिन यू बनेगा किसका ग्राफ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू बनेगा। आज के बाद याद कर लीजिए, वो या तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, या टच कर रहा होगा, या छू ही नहीं पा रहा होगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपको सारी बातें समझ में आ गई। थैंक यू सो मच। आइए आगे सिखाते हैं आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे पैराबोला का डेफिनेशन लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पैराबोला का। देखो ये रियल लाइफ से सिचुएशन से, आपको जो फ्लाईओवर वगैरह बनाते हैं तो वहाँ आपने पुल वगैरह देखे होंगे। यहाँ देखो डायग्राम भी आपको दे रखा होगा, ये यू से बी, मतलब इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा इन द हाईवे ओवरलैप्स
हमारे पास रिप्रेजेंट दिस, कह रहा है एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, कह रहा है इसके जीरोस बताने हैं। यार कोई पैराबोला है वो इस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है या इस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, इसके जीरोस बताने हैं। अब बताओ इसमें डायग्राम का क्या हाथ है, कुछ भी नहीं है यार। क्या करना है आपको कि फॉर जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0 कर दोगे। पॉलिनोमियल को तो 0 बनाओगे। अब क्या करना है, फैक्टराइज कर दीजिए। तो कैसे होता है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 2x और माइनस का 8 बराबर का 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस का 4 और प्लस में 2 ले लो तो x माइनस का 4 और इक्वल्स टू का 0। तो यहाँ से x प्लस 2 बन जाएगा और एक बन जाएगा x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर माइनस का 2 और कॉमा 4, यहाँ से ये दो रूट मिल गए इसके, या दो जीरोस मिल गए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप बताओ, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपसे ये बोला कि कोई हाईवे है जो ओवर पास करता है, इस तरीके का कर्व बनाता है जो इस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, इसके जीरोस बताओ। कोई दिक्कत नहीं यार, जीरोस हमने जैसे निकालने सीखे हैं 2.2 में वैसे यहाँ भी निकाले हैं, हमने कुछ भी नया नहीं किया है। बस आपको थोड़ा बहका रहे हैं, आपको बहकना नहीं है लेकिन आपको चीज़ें समझनी है और बहुत आसानी से। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कह रहा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। सबको पता है कि यार कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पे जितने जगह कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितने जगह पे भी कट करेगा, ठीक है ना, उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो किसको नहीं पता ये, तो आप पहले ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। वो बात दूसरी, बच्चा बाई एक्सिस पे टच करा लेगा, नहीं आपको नहीं कराना है, आपको पता है कि कहाँ टच कराना है, ठीक है ना। वेरी गुड। आइए कह रहा है ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है। देखो बहुत आसान बात आ गई यार, लीनियर तो नहीं होता है। तो पैराबोला याद कर लो ना आज के दिन, पैराबोला कैसा, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ही पैराबोला होता है, याद कर लीजिए, टिक लगा दीजिए खट से। आ जाइए, कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाईवे अंडरपास हुज जीरोज, कह रहा है हुज 1 0 is 6, कह रहा है एक जीरो उसका 6 है, एक जीरो 6 है, और कह रहा है सम ऑफ जीरो 0 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है और ए कह रहा है 6 है, तो आप बता दो बीटा कितना होगा। आप खट से बता दोगे -6 होगा, तभी तो यार इन दोनों का सम 0 आ पाएगा। हाँ बोलो ना, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पॉलिनोमियल बताइए, ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जिसका एक 0 6 हो और दूसरा 0 -6 हो। आप खट से बता दोगे, कैसे बताओगे। तो देखो अगर पहला 0 6 है और दूसरा 0 अगर -6 है, तो बहुत सारे तरीके हैं ना बताने के क्वेश्चन के, बहुत सारे तरीके हैं ना। एक तो तरीका यही है कि x - 6 और दूसरा x + 6 बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x² - 36 बराबर 0, एक तो यही तरीका हो गया। और आपको जो भी तरीका होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a से कंपेयर करो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a से कंपेयर करके लगा दो, कैसे भी लगा दो यार, हम बहुत आसानी से इसका पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला आखिरी क्वेश्चन चलें, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। ई वाला पार्ट बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। कह रहा नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x f ऑफ x दे रखा है, x - 2 का स्क्वायर और प्लस का 4। कह रहा है कि कितने जीरोज होंगे इसके। अब देखो ध्यान से देखना यार, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं, ये तो कंफर्म है। अब देखो कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, देखिए आइए इसको करते हैं। तो ये x² प्लस का 4, भाई इसके स्क्वायर को ओपन करिए और ये यहाँ से हो जाएगा ये 4x और प्लस का 8, यही तो है fx। तो fx हो जाएगा आपका x² माइनस का 4x, है ना, ठीक है, और माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का। अब देखो ध्यान से, अब बड़ा ध्यान से, बड़े तमीज से देखना। अब d निकालिए, b² - 4ac, b² करोगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे, माइनस का 4 इंटू a करोगे और इंटू c करोगे।
ठीक है ना। तो ये वाला 16 हो जाएगा, माइनस का 4 8 32 हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का 16 मिल जाएगा। माइनस का मिलने का मतलब एक्स एक्सिस को छू नहीं पाएगा, और अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने? 0। बच्चा 2 पे टिक लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पढ़ाया जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। आप समझदार हैं, आप ऐसे चेक करेंगे, आप ऐसे चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती तो हम कहते 1 0 होगा, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती तो आप कहते कि 2 जीरोज होंगे इसके। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे माइनस में आ गया, आपसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 0, ठीक है ना। पक्का समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हमने ये सारा जो केस स्टडी 3 था उसको भी स्टडी कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग केस स्टडी 4 को करेंगे, और बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, ठीक है ना, और जिसमें आपको मीन मोड मीडियन सारा कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो सारी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलें आगे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए आइए, आपको एक टेबल दे रखा है, यहां दे रखा है टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ भी लेंगे इसको, बहुत आसान है, ये वाली सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है ना। और आप भी कमेंट करके बताइएगा सर सही कह रहे थे आप। इस सेकंड में टाइम दे रखा है, ठीक है। कह रहे 0 से 20 सेकंड, फिर 20 से 40 सेकंड, फिर 40 से 60 सेकंड, फिर 60 से 80 सेकंड, और फिर 80 से 100 सेकंड की बात करी है। और आपसे कह रहा है ऐसे बच्चे जिन्होंने रेस लगाई है वो कितने? 8 हैं, ये 10 बच्चे हैं, ये 13 बच्चे हैं, ये 6 बच्चे हैं, और ये 3 बच्चे हैं, ठीक है। क्लियर है? देखो कह रहा है एक 100 मीटर की रेस है जिसको किसी स्टॉप बाज से टाइम मेजरमेंट किया गया है, और किस तरीके से उन्होंने रेस लगाई है, पूरे डेटा को इकट्ठा किया, ठीक है। और बहुत आसान है, इससे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आइए, कह रहा है एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू फिनिश द वर्क। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। देखो सबसे पहले क्या है, ये क्लास इंटरवल से आप एक्स निकाल लीजिए। एक्स कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है ना। तो एक्स इन दोनों को ऐड करोगे, अपॉन 2 करोगे, 10 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से कितना आ जाएगा? नहीं, 20 और 30 आएगा। ये वाला 50 आएगा, और इन दोनों को सम करके अपॉन 2 करोगे 70 आ जाएगा, और ये 90 आ जाएगा, है ना। और ये आपका FI होता है, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। आपको पता है मीन निकालने के लिए FI इंटू XI करोगे, तो FI इंटू XI करोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 880 हो जाएगा। इन दोनों का करोगे तो 300 हो जाएगा, इन दोनों को करोगे तो ये 650 हो जाएगा, है ना। 6 का करोगे 6 7 42, 4 से 20 हो जाएगा, ये 3 9 27 270 हो जाएगा, है ना। इन सब का मल्टीप्लाई आपने कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या करोगे? आप यहाँ टोटल लिख दोगे, ठीक है। टोटल ये कितना है? टोटल ये आपका जो है कितना है, मुझे आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। टोटल शायद ये 40 है, जो सिग्मा FI है वो 40 है, ठीक है। और ऐसे इसके ज़रूरत नहीं है, और इसका सिग्मा FI और XI करोगे तो सिग्मा FI XI का टोटल करके देख लीजिए आप। देखो 0 + 0 0 0 0 सब में 0 है तो 0 लिख लीजिए, ठीक है ना। इसी तरीके से जोड़ के और क्या करेंगे, लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला? कौन सा लगा देंगे? देखो मीन बराबर सिग्मा FI और XI अपॉन सिग्मा FI। जो भी वहाँ से आपको टोटल सब मिलेगा उसको यहाँ रखेंगे, और इसमें 40 से डिवाइड करके और आप आंसर निकाल देंगे। शायद मैंने आंसर तो टिक कर रखा है, इसमें आपका 43 आंसर आएगा। तो ये होमवर्क है, आपको लिए दे रखा है, ये तो कर लोगे ना। और अगर ना कर पाओ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए ये भी करूँगा, ठीक है। चलें, पक्का, श्योर। चलिए आइए, आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है ना उसका अपर लिमिट कौन सा है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो कहानी सेम है, इसको हटा दें, इसको हटा दें। अब मॉडल क्लास सबको पता होगा क्या होता है, मॉडल क्लास सबको पता होगा क्या होता है ना, ठीक है।
तो मॉडल क्लास का मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी भाई मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास आपका हो गया ये, दिस इज व्हाट मॉडल क्लास। इसकी अपर लिमिट पूछ रहा है, आप बताइए कितनी है। अपर लिमिट 60 है, तो आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। कह रहा था सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। कह रहा मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट्स का सम। तो लोअर लिमिट तो मॉडल क्लास की हमें पता है कितनी, 40 मिल गई। अब हम मीडियन क्लास निकालें। मीडियन क्लास के लिए इसके CF की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से CF लॉ लिख लेते हैं। चलो यहीं लिख लें, यहाँ से लिख लीजिए CF इसका 8 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, और 8 3 31 हो जाएगा ये, है ना, और ये 37 हो जाएगा, और शायद ये 40 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 40 हो गई तो n/2 करोगे, n/2 करोगे तो n/2 मतलब 40 का आधा 20 मतलब कहाँ लाई करेगा, 20 का मतलब ये लाई करेगा 31 में, मतलब मीडियन क्लास भी यही होगी। जो मॉडल क्लास है भाई कौन सी क्लास होगी, मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी, ये भी 40 है। अब इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो इन दोनों का सम आप बताइए, 40 + 40 कितना होता है, 80। टिक लगा दीजिए आप बहुत आसानी से, ठीक है, पक्का। आगे बढ़े। करा द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF की जरूरत कहां पड़ती है, आप बताओ। CF की जरूरत मीडियन निकालने के लिए पड़ती है, तो आप टिक लगा दीजिए मीडियन पे। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना उसकी जरूरत कहां पड़ती है, ये पूछ रहा है आपसे, तो पता है ना कहां, मीडियन निकालने में किसकी, CF की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। फिर कह रहा है, हाँ, और ये संभाला तो हो ही गया। अभी कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड के अंदर कितने बच्चों ने करी, तो देखो 0 से 20 सेकंड वाले 8 बच्चे हैं, 20 से 30 40 सेकंड वाले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और 40 से 60 वाले और 60 से कम वाले यहीं तक तो आएंगे। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, इन तीनों का अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 31 मिल जाएगा। तो 31 मिनट्स मतलब 31 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेस को कंप्लीट किया है, कब, विद इन 1 मिनट में। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी केस स्टडीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर ये केस स्टडीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को वायरल कर दीजिए आप लोग,